अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम तकरार के साथ मैं हूं इमरान सनाउल्लाह। हर गुजरते दिन के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान के लिए मुश्किलात मज़ीद खड़ी हो रही हैं और अब इत्तला ये है कि उनके खिलाफ बगावत का मुकदमा दर्ज करने के लिए एक दरख्वास्त भी दायर कर दी गई है। इससे पहले जज को धमकी वाले केस में उन्हें शामिल तफ्तीश होने का हुक्म भी जारी किया गया है। अभी आने वाले दिनों में बहुत करीब तो हमें कोई इलेक्शंस नज़र नहीं आ रहे, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बड़े बड़े जलसे भी कर रही है और काफ़ी तलखी हमें सियासत में नज़र भी आ रही है। इसके साथ साथ मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जावेद लतीफ़ ने अपने ही वज़ीर आज़म के सामने ये सवाल बताएं कि इमरान खान को आखिर गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा रहा। दूसरी जानिब अगर मुआशी तौर पर बात की जाए तो इस वक्त महंगाई जो है हद से ज़्यादा बढ़ चुकी है। एक मरतबा फिर आवाम पर बिजली गिराने की तय है और फ्यूल एडजस्टमेंट की कीमत में एक बार फिर से इजाफा कर दिया गया है। दूसरी जानिब कहा यही जा रहा था कि जो डॉलर की कीमत है वो अब मुस्तहकम होती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। डॉलर अब भी रोज़ बरोज़ बढ़ रहा है। आवाम की मुश्किलात ऐसी हैं कि ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। सियासी मामलात पर और मुआशी मामलात पर बात करने के लिए इस वक्त हमें ज्वाइन कर लिया स्टूडियोज़ में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से याबर बुखारी साहब ने। इसके साथ साथ हमारे साथ इस प्रोग्राम में शामिल होंगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से शैला रज़ा साहिबा और सीनियर तजज़ियाकार अतर काज़मी साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे कुछ ही देर में। सबसे पहले मैं याबर बुखारी साहब, चूँकि आप स्टूडियो में मौजूद हैं, आपसे ही आगाज़ कर लेते हैं। कोई परेशानी, कोई टेंशन, क्योंकि आपने देख भी लिया कि मियाँ जावेद हैं, जावेद लतीफ़, वो ये कह रहे हैं, अपने प्राइम मिनिस्टर से कह रहे हैं कि इनको गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा रहा। कोई परेशानी है आपको? गिरफ्तारी होगी तो फिर क्या होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वाजिल फरजहुम। मैं कहता हूँ क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरवा। जावेद लतीफ़ इधर शीशे में अपने आप को खड़े होकर तो देखिए जिस किस्म की बातें करता रहा है आज तक, और वो जावेद लतीफ़ बोलता है, किसको बोल रहा है? शहबाज शरीफ को कि अरेस्ट करे वो मरियम को, कि जब मरियम ने लोगों को शाबाशें दे रही थी जब वो फ़ौज के ख़िलाफ़ नारे लग रहे थे कि ये जो दहशत गर्दी है, वो पूरा नारा मैं बोलूँगा नहीं। उस टाइम पे जावेद लतीफ़ किधर था? उस टाइम पे मरियम को क्यों नहीं अरेस्ट किया गया? जब उकसाया जा रहा था, फ़ौज के पॉजिटिव किरदार को नेगेटिव दिखाया जा रहा था अपनी सियासत के लिए। कहाँ पे था ये शहबाज शरीफ और जावेद लतीफ़ कि जब ख्वाजा आसिफ जिस तरीके से एक खूंखार दरिंदे की तरह फ़ौज के पीछे पड़ा हुआ था ऑन द फ्लोर ऑफ द नेशनल असेंबली, एक मुक़द्दस फोरम के ऊपर खड़ा होकर जो फजूलियात बोल रहा था फ़ौज के ख़िलाफ़, वो तो फिर रिकॉर्ड पे है ना। फिर आप छोड़ें, नवाज शरीफ को खुद देख लें आप, इसको ख्वाजा आसिफ ने तो बोला, फिर अपना अयाज सादिक ने मौजूदा चीफ के बारे में क्या बोला जब अभिनंदन का मसला था। तो आप मुझे बताइए, ये बातें जब थी तो तब ये सारे किधर थे? आप सिर्फ मुझे ये बताएं कि जो मिसालें अभी आपने दी हैं, आपके ख्याल में इन्होंने ठीक बात की, गलत बात की? टोटली गलत बात की। अगर वो गलत बात की तो इमरान खान साहब ने ठीक किया, गलत? बस अभी इधर है ना, अभी बात करते हैं। इमरान खान साहब ने बोला क्या है, उसको आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट उड़ाया जा रहा है। इमरान खान साहब ने अपने खदशात का इजहार किया कि ये लोग जिनके ऊपर 22 अरब रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा है, दूसरा मफरूर होकर भागा हुआ है, आया ये इस काबिल है कि ये क्या करेगा और क्या नहीं कर सकता, और ये किस किस्म का प्रेशर डाल सकता है? हमने अभी तक देखा हमारे जो भी चीफ आया है उसके ऊपर प्रेशर कभी भी नहीं हुआ। बैठ के खुश असलूबी से एक चीज़ तय होती है, ये प्राइम मिनिस्टर का प्रेरोगेटिव है फ़ौज का चीफ सिलेक्ट करना उन नामों में से जो GHQ की तरफ से और चीफ की तरफ से जो रिकमेंड होके आते हैं। इन लोगों ने 6 चीफ्स सिलेक्ट किए और 6 के 6 इनकी हरकतें देख के उन लोगों ने इनको अपने घरों में भेजा जिस तरीके से भी। अभी आप मुझे बताएं, एक मफरूर बैठा हुआ है, अभी एक चोरी करके जेल में बैठे या डाका मार के बैठे या कोई भी जुर्म करके जेल में बैठे, उसको शहबाज शरीफ अपने साथ ब्रीफिंग देगा कि नए चीफ के ये नाम आए, इनमें से कोई नाम सिलेक्ट किया जाए? तो वो तो मुजरिम है, सिक्योरिटी रिस्क है, प्राइम मिनिस्टर नहीं है, वो नेशनल असेंबली में भी नहीं है। तो इमरान खान का जो खदशा है वो ये है कि आप लोग किस तरीके से एक मुजरिम से, आप IMF के पास जा रहे हैं, मुफ्ती इस्माइल बैठ के ब्रीफिंग दे रहे हैं वहाँ पे उस एब्सकॉन्डर को, उस मफरूर को। फिर अभी आर्मी चीफ का मसला है। आपकी बातें अपनी जगह, लेकिन ISPR की जानिब से बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल आया। ISPR का रद्द-ए-अमल मैं समझता हूँ ज़्यादा सख्त है। ISPR का रद्द-ए-अमल मुझे बाकियों के मामले में कहीं दिखाए ना, मुझे दिखाएं जब मरियम ने वो नारे लगाए। ISPR का मुझे रद्द-ए-अमल दिखाए।
मुझे ISPR का रद्द-ए-अमल दिखाएं जब ख्वाजा आसिफ ने फौज के बारे में जो कुछ बोला, हमारी जीती हुई जंग 65 की, उसे कहा झूठ बोला इन लोगों ने। मुझे बताएं कहां पे गया रद्द-ए-अमल ISPR का उस वक्त? हम सिर्फ ये कहते हैं खुदा का वास्ता है, हमारी अफवाज एक अवामी फौज है, हमारी अवाम की मोहब्बतें इसके साथ हैं। खुदा का वास्ता है इन लुटेरे और डाकुओं की बातों में आके आप वो स्टेप ना लें कि जहां पे अवाम कहे कि आप लोग नाइंसाफी कर रहे हैं। आप कि हर खून का कतरा जो बहता है वो हमारे लिए मुकद्दस है, लेकिन ये काम ना करें कि लुटेरों के कहने में आके आप इनके वरगलावे में आके आप जो कुछ गलत बात कर गए ना, तो उसका नुकसान इस कौम को हो। ठीक हो गया बुखारी साहब, आपका पॉइंट आ गया। अतर काज़मी साहब, आपको क्या लग रहा है जिस स्पीड से इमरान खान साहब पे मुकदमात बनाए जा रहे हैं, उनके गिर्द घेरा तंग किया जा रहा है, आपको लगता है कि ये गवर्नमेंट इतना हौसला रखती है कि उनको गिरफ्तार भी कर ले? और अगर गिरफ्तारी उनकी हो गई तो फिर क्या होगा आपके ख्याल में? देखिए, जहां तक हौसले की बात है, इस वक्त जिस वक्त खान साहब पेशावर के अंदर जलसागाह में पहुंचे हैं, इन्होंने YouTube ब्लॉक कर दी है। और आपको पता है जब YouTube ब्लॉक होती है पूरी दुनिया में इसके हवाले से नोटिस लिया जाता है, क़ौम मुत्तहिदा तक इसके हवाले से रिपोर्ट्स बनती हैं कि किस एरिया के अंदर इंटरनेट की आउटेज हुई, किस वजह से हुई, शख्सी आज़ादियों को, आज़ादी राय को किस तरह दबाया गया। तो जो नेकनामी ये हुकूमत कमा रही है पाकिस्तान के लिए, आप कल सुबह दुनिया भर के अखबारात में इसको देखेंगे कि खान साहब जलसे में आए, वो तकरीर जो सिर्फ पाकिस्तान के अंदर लोगों ने देखनी थी, सुननी थी, कल वो पूरी दुनिया के इंटरनेशनल मीडिया की हेडलाइन होगी। मैं अभी आपको बता रहा हूं। अब यहां ये इस नहज पे हम पहुंचे क्यों हैं? इस नहज पे हम इसलिए पहुंचे हैं कि ये इस हुकूमत का हौसला है। इनके हाथ पांव फूल गए हैं। एक मसनूई निजाम इस वक्त पाकिस्तान के अंदर है। इनके पास अवामी मैंडेट उस तरह नहीं है। इलेक्शन का जिक्र करें तो इनके हाथ पांव कांपना शुरू हो जाते हैं। जो भी अवाम से रिलेटेड कोई भी चीज हो, ये कहते हैं उस तरफ जाने की बात ना करो, बस यहां पे बंद कमरे में बैठ के हमसे आप मामला तय कर लें। लेकिन मुझे नहीं लगता कि अब ये बंद कमरों के अंदर मामला तय होंगे। जिस नहज पे इस वक्त सियासत आ चुकी है, मुझे लगता है कि आप फैसला आवाम ही करेगी और बैलेट बॉक्स के जरिए करेगी। और मेरी ये आपने इलेक्शंस की बात की है, तो इलेक्शन का तो 1 पॉइंट एजेंडा था इमरान खान का, और उसी के लिए वो काफ़ी प्रेशर भी बिल्डअप कर रहे थे। लेकिन अभी करीब करीब तो हमें कोई इलेक्शंस नज़र नहीं आ रहे। और अगर अगले साल तक इलेक्शंस होते हैं, जितने केसेस इन पर बन गए इमरान खान साहब पे, तो आप नहीं समझते कि इमरान खान साहब जो कि सबको दबाव में लाना चाहते हैं, ये भी हो सकता है कुछ अरसे बाद वो खुद दबाव का शिकार हो जाएं और उनको पॉलिटिकली कुछ नुकसान पहुंचे? देखिए, कैलकुलेशन तो यही थी इस हुकूमत की कि खान साहब के ऊपर पर्चे करेंगे, उनको थोड़ा सा दबाएंगे तो वो दब जाएंगे। लेकिन उसका ऑपोजिट रिएक्शन आया। खान साहब के बयानिए में भी सख्ती आई है और अवाम के जो रद्द-ए-अमल में भी सख्ती आई। आप देखते हैं कि दिन ब दिन खान साहब जिधर जा रहे हैं वहां पे बड़ी तादाद में लोग भी इकट्ठे हो रहे हैं। वहां पे लोग जो जिस किस्म के नारे इस हुकूमत के खिलाफ लगा रहे हैं, वो भी हम सब देखते भी हैं, सुनते भी हैं। इशू क्या है? इशू ये है मेरे भाई कि आप आजकल के दौर में ना, टिकटॉक के दौर में, अवाम की जहानत की तौहीन इस तरह नहीं कर सकते कि इमरान खान का एक क्लिप चलाएं और मीडिया पे आप 8-10 प्रोग्राम करके एक एजेंडा सेट कर दें। भाई जो जितने भी क्लिप्स हैं ना, चाहे वो ख्वाजा आसिफ साहब के हैं, मरियम बीबी के हैं, जिनके भी हैं, वो हर 10 मिनट के बाद अवाम जो है सोशल मीडिया के ऊपर शेयर कर रही है। तो टिकटॉक के दौर में ये चीजें दब नहीं सकती हैं। तो यही इस हुकूमत का अलमिया है। इनकी सियासत फंसी हुई है 90 की दिहाई में, और इनकी जो सहाफत है, जो हमारे दोस्तों की जो इनको सपोर्ट कर रही है, वो भी अभी 90 की दिहाई में फंसी हुई है। मेरे ख्याल में अब चीजें बहुत आगे निकल गई और इनको खुद सोचने की जरूरत है कि अब आगे किस तरह बढ़ाया जाए अमल को। तो काज़मी साहब, आपको क्या लगता है कि इमरान खान साहब के जितने बयानात आ रहे हैं वो उनके लिए नई मुश्किलात पैदा कर रहे हैं? तो क्या वो बयानात आप समझते हैं जोशो खिताबत में दिए गए हैं, दानिस्ता वो बयानात जारी करते हैं इस तरह के, या फिर इन बयानात को बाद में कोई ट्विस्ट दे देता है? देखिए, जहां तक इमरान खान साहब ने जो बयान दिया उसकी वजाहत तो वो खुद दे सकते हैं और उनकी जमात भी देती रही है। लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट इशू ये है कि इमरान खान ने आउट ऑफ द ब्लू कोई बयान नहीं दिया। एक बयानिया है कि इमरान खान की हुकूमत हमने इसलिए गिराई कि वो एक अपनी मर्जी का आर्मी चीफ लाना चाहता था। अगर वो आर्मी चीफ ले आता तो हम सब जो है खुडे लाइन लग जाते। इस वजह से हमने उसकी हुकूमत गिराई। अब इस बयानिए के ऊपर इमरान खान का एक रद्द अमल आया है। ना ये बहस इमरान खान ने शुरू की है, ना ये इल्जाम इमरान खान ने पहले लगाया है। उन्होंने ये इल्जाम लगाया और वो 3 साल से फौज के ऊपर यही इल्जाम लगाते रहे कि ये सिलेक्टेड है, इसको सिलेक्टर्स लेके आए हैं। और इसी फौज के हवाले से देखें जो बयानात हैं, जिस तरह मैंने पहले भी कहा, सब कुछ ऑन रिकॉर्ड मौजूद है। ये किसने कहा था कि हमने इनको
2-3 दागदार शख्सियात हैं पूरे इदारे को, इसमें नहीं आप इल्जाम दे सकते। इसके अलावा मरियम बीबी के और भी बहुत सारे बयानात हैं, राना सनाउल्लाह साहब के बयानात हैं, ये सारे बयानात रिकॉर्ड पे मौजूद हैं। जब आप सिलेक्टिव आउटरीच दिखाते हैं ना, फिर आप अवाम के इज्तिमाई शऊर की तौहीन करते हैं। ये 2022 है, अवाम काफी बाशऊर है, इस सिलेक्टिव आउटरीच को वो नहीं मानेगी जो पीडीएम दिखा रही है। तो अतर साहब, आपको लगता है गिरफ्तारी के कोई चांसेस मौजूद हैं इमरान खान साहब के? और अगर इससे अगला सवाल तो और भी इंटरेस्टिंग है कि अगर उन्हें गिरफ्तार करते हैं तो रखेंगे कहां पे? क्योंकि पंजाब में पीटीआई की और काफ लीग की गवर्नमेंट है, इसके साथ साथ केपी में भी उनकी गवर्नमेंट है, और इस्लामाबाद की बात की जाए तो वहां तो जेल ही कोई नहीं है, तो फिर कहां रखेंगे? प्राइम मिनिस्टर हाउस में। देखिए, मसला ये है कि ख्वाहिश तो इनकी बहुत होगी। इनके पहले दिन से ये है कि हर चीज में इनको एक अपॉर्चुनिटी नजर आती है, और ये अभी से नजर नहीं आ रही। जब कोरोना आया था उस वक्त भी इनकी यही ख्वाहिश थी कि खुदा ना खास्ता मुल्क में लाशें गिरें, लोगों की बात हो और हम कहें देखें इमरान खान नाकाम हो गया। उसके बाद हेलीकॉप्टर हादसा हुआ, उसमें जिस किस्म का भोंडा प्रोपेगेंडा चलाया गया, वो बच्चे जिनकी ट्वीट्स ना कोई पढ़ता है ना देखता है, हमारे ही साफी भाइयों ने उठाई और उठा के उनको शेयर किया पूरी दुनिया के साथ। फिर कहा गया कि जनाब शोहदा की फैमिलीज ने कहा है कि आप जनाजों में मत आए, लेकिन खान साहब अगले दिन ही जो शहीद हुए हमारे जनरल साहब, जिनका अपना बेटा गाजी है, खान साहब उनके घर गए, वहां पे जाके फातिहा पढ़ी। तो मेरे ख्याल में पीडीएम को सोचना चाहिए, आप इदारों को मुतनाज़ा ना बनाएं, अपनी सियासत करें। आपने इमरान खान को गिरफ्तार करना है ना, तो आप शौक पूरा कर लें मुकदमा। अगर इमरान खान कोई कानून से मावरा तो नहीं है ना, कानून तोड़ेगा तो जरूर गिरफ्तार किया जाए उसको। कोई ये तो नहीं कह रहा कि वो कानून तोड़ता है तो उसको गिरफ्तार ना करो। ठीक है जी, इसी गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ा लेते हैं। शैला रज़ा साहिबा भी हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन उनसे पहले मैं यावर बुखारी साहब के पास जाना चाहूँगा। तो बुखारी साहब, आपको आपकी बातों से, अतर काज़मी साहब की बातों से तो लग रहा है कि गवर्नमेंट जो है वो इमरान खान साहब को शायद फिर गिरफ्तार नहीं करना चाहती। ये भी हो सकता है कि वो आपको गिरफ्तार करें, यानी कि इमरान खान साहब को, तो उनकी मुश्किलात और बढ़ जाएं। आपको क्या लगता है? मैं अतर काज़मी साहब से बिल्कुल इत्तफाक करता हूँ। जो कानून तोड़ता है उसको गिरफ्तार करें, कानून से बालातर कोई नहीं और ना होना चाहिए। अगर इमरान खान साहब को गिरफ्तार करते हैं इस बात पे, तो ये एक गिरफ्तार करें इन बाकियों को भी, मरियम को भी, नवाज शरीफ को भी, ख्वाजा आसिफ को भी, अयाज सादिक को भी, राना सनाउल्लाह को भी, लतीफ़ जावेद को भी, आप कर गिनते रहें, परवेज़ रशीद को। जरदारी साहब ने जो कहा था कि तुम 3 साल के लिए आते हो, मैं तुम्हारी ईंट से ईंट बजा के रख दूंगा, ये किससे बयान दिया था? जरदारी साहब ने ना। ये 8 नाम तो मैं ले रहा हूँ, बाकी जो है आप इन सबको गिरफ्तार करेंगे। आप नहीं करेंगे तो इसका मतलब ये है कि आप एक साइड ले रहे हैं, और ये हुकूमत वक्त साइड अगर लेगी तो इसको भुगतना पड़ेगा। जितना इनने हमें दबाया उतना हम उभरे हैं, जितना इनने हमारे साथ नाइंसाफ़ी की उतना ही हम अवाम में पॉपुलर हुए। अभी प्रॉब्लम इनको क्या है? खान साहब ने जो पंजाब में इलेक्शन जीता है, 20 सीटें थी जो इंडिपेंडेंट जीत के आए थे, और ये खुद नून वाले कहते थे। जब हार गए तो कहते हमने पीटीआई की 5 सीटें ली हैं। पहले इंडिपेंडेंट कहते थे, अपने मफाद की खातिर कैसे ट्विस्ट करते हैं सारा ना। फिर मैं मीडिया के साथ मैं गिला करता हूँ, जब इन सब ने ये बयानियां दिया। हमसे ना गिला कीजिएगा। मैं एक गिला बनता है, एक मासूमाना गिला तो बनता है। वो ये है कि खान साहब की इस बात को तो सारे उठा रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हो रही हैं। मरियम ने जो उस नारे को लोगों को यूं कर रही थी, इनकरेज कर रही थी, तब मीडिया किधर था? जब ख्वाजा आसिफ ने बोला तब मीडिया किधर था? जब ये 22 अरब का जो मनी लॉन्ड्रिंग का चोर है, ये से जब बात की तब मीडिया किधर था? परवेज रशीद, अपना ऐसे अपना परवेज रशीद हो गया, आपका अयाज सादिक हो गया, जरदारी साहब हो गए, इन लोगों ने किसको बोला था डायरेक्टली? ये जब सिलेक्टर्स कहते थे तब भी सारे चुप थे। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये लोग चाहते ये थे कि आर्मी चीफ हम लोग अपनी मर्जी का लाएं और हम फिर जो करवाना चाहे। और इनकी बदकिस्मती ये है कि जब आर्मी चीफ आता है उस सीट की एक डायनामिक्स है, क्योंकि ये सारे काबिल लोग होते हैं जो जनरल बनते हैं ना, बहुत छानियों से निकल के आते हैं ना, और फिर मुहिब्बे वतन भी होते हैं। लेकिन ये मामला जलसों में नहीं जाना चाहिए, पब्लिक में इस तरह से नहीं जाना चाहिए। लेकिन एक इमरान ने आपसे एक छोटी सी बात करूं। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि ये हमारे जितने इसका जनरल्स है ना, ये बैटल हार्डन्ड है, इनने जंगें देखी हुई हैं, चाहे अंदरूनी चाहे बैरूनी। ये लोग महाजों पे रहे हैं। सिर्फ कहने का एक मकसद है कि ये जब आके अपनी सीट पे कोई भी जनरल बैठता है ना, वो इन लोगों को तो उठा के क्यों एक साइड पे करते हैं, क्यों इनके मुखालिफ होते हैं? क्योंकि जिस बेदर्दी से इन लोगों ने मुल्क को लूटा है, खान साहब वो सिर्फ इतनी दफा दोहरा चुके हैं कि हर कोई अभी पहचान गया है कौन डाकू है, कौन इस मुल्क को बचाना चाह रहा है। ठीक हो गया जी, आपका पॉइंट आ गया। शैला रज़ा साहिबा भी हमारे साथ मौजूद हैं।
तो शैला रज़ा साहिबा, यावर बुखारी साहब ने भी ये कह दिया कि हर कोई पहचान चुका है कौन डाकू है, कौन मुल्क बचाने के लिए आया है। तो आप ही हमें बता दें कौन डाकू है और कौन इस मुल्क को बचाने के लिए आया है, क्योंकि गवर्नमेंट में तो इस वक्त आप लोग हैं। एक तो सबसे पहले बहुत शुक्रिया। मैं हैरान होती हूँ कि जब अपने केसेस के बारे में बात हो पीटीआई के, तो वो कहते हैं कि अभी वो ज़ेरे समाअत हैं जो इन पे इल्ज़ाम है ममनुआ फंडिंग के, और अब तो मनी लॉन्ड्रिंग की भी बात हो रही है, तो शखाने के और सबके, और जो इनकी अपनी करप्शन के हैं, तो कहते हैं अभी ज़ेरे समाअत हैं। तो क्या जरदारी साहब को किसी केस में सज़ा हो गई? हम तो वो हैं जिन्होंने 11 साल बगैर किसी इसके जो है वो सज़ा काटी, 11.5 साल, उसमें तशद्दुद में ज़बान भी काटी गई, केस साबित कोई भी नहीं हुआ। और अब जो मैं बात कर रही हूँ ये कह रही हूँ कि एक अपना तरीक़ाकार है कि जिसमें चंद जर्नल्स के नाम जो कि मेरिट पे होते हैं वो सामने होते हैं, और उसके बाद वज़ीर आज़म साहब का ये इख्तियार होता है कि वो किसको आर्मी चीफ बनाए। तो अब हमें क्या ये सोचना चाहिए कि इन 4 जर्नल्स में जो ऊपर आए हैं अपनी मेरिट पे, तगड़े का क्या मायने हैं और मुहिब्बे वतन है या नहीं? क्या जर्नल्स और फौज और मुख्तलिफ रैंक के लोग पे हम क्या ये सोच सकते हैं कि वो मुहिब्बे वतन नहीं है? क्या मैं ये सोच सकती हूँ कि आप मुहिब्बे वतन नहीं है? मैं तो समझती हूँ कि इतनी बड़ी आफात जो है। शैला रज़ा साहिबा, देखिए जी, हम सब लोग तो मुहिब्बे वतन हैं, किसी पर भी गद्दारी के इस तरह के सर्टिफिकेट, सियासी जमातें भी सियासी कायदीन, तो मैं अब जो बात कर रही हूँ किसी के बारे में जरा बात नहीं करने दें। मैंने तो अभी नहीं की बहुत, मैं अभी बहुत सुनी है। अगर किसी शख्स ने आईन पाकिस्तान तोड़ा और मुल्क की जमहूरियत को नुकसान पहुंचाया, तो हम उस शख्स को जरूर उसके खिलाफ हमने जंग लड़ी है, हमने उसके खिलाफ कोड़े खाए हैं, हमने उसके खिलाफ जाने दिए हैं, हमने सऊबतें सही हैं। और सीधी बात यह कि हम ये समझते हैं कि आईन पाकिस्तान की खिलाफ वर्जी पर उसके खिलाफ मुकदमे चलने चाहिए थे, नहीं चले। लेकिन ना ही हमने अदालतों को कहा बुरा है कि अपने इदारों को बुरा कहते, और ना उस फर्द वाहिद की वजह से हमने पूरे फौज को बुरा कहा। हमने बुरा कहा, परवेज मुशर्रफ को कहा, कहते हैं, कहते रहेंगे कि इस किस्म के बिल्ले मलाई खाने आते हैं, कहेंगे, ये कहते रहेंगे कि अगर ये वाली बात करोगे तो फिर हम तुमसे निपटेंगे, बाहर आएंगे। हाँ, वो नहीं कह सकते जिनको जो कहते हैं कि हमारी हुकूमत इसलिए गई कि एस्टेब्लिशमेंट का हाथ हट गया। वो नहीं कह सकते जिनके लिए जो रिटायर्ड जर्नल हैं वो जो है जलसों में ये कह रहे हैं कि हम थर्ड ऑप्शन के तौर पे लाए थे। तो उनको जो बिलबिलाहट है वो इसकी है, ये फितना खानियां बंद करें, क्योंकि ये जो है ये सिर्फ परेशान है कि किस तरह से मुझे दोबारा इख्तिदार मिल जाए, और कुर्सी भी जो है जलसे में वो रखवाते हैं जिसके ऊपर पीएम लिखा हुआ हो। तो भाई आप अपना नाम रख लें प्राइम मिनिस्टर। आपका तो ये सूरत-ए-हाल जो है ये बहुत गलत है। सामने भी रखेंगे हम और मैं पीछे भी जाना चाहूंगी। हम अयूब खान को भी बुरा कहते रहेंगे, हम जो है हर उसको जिसने शब खून मारा जमहूरियत पर हम उसे बुरा कहेंगे, क्योंकि वो जालिम था, डिक्टेटर था, हर उस शख्स को बुरा कहेंगे। हाँ, किसी अच्छे का भी नाम ले लें, काफी तवील फहरिस्त है, बुरे लोगों का आपने नाम लिया है, लेकिन किसी अच्छे का भी तो नाम लें। जिसको बुरा कहना है हम जरूर कहेंगे, जिसने उनका साथ दिया हम उससे बुरा कहेंगे, जिसने उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की हम उससे बुरा कहेंगे। लेकिन मुहिब्बे वतन ना हो ये एक अलग बात है। ठीक है, उसने हमारे कायदीन से दुश्मनियां की, मुख्तलिफ लोगों ने अपने दुश्मनियों का उन्होंने अपने साथ लोगों को मिला के जुडिशल मर्डर कराया। लेकिन मैं ये नहीं कहूंगी कि वो हमारे साथ तो बुरे थे, लेकिन उसके साथ साथ वो मुहिब्बे वतन नहीं थे इस मुल्क में। ठीक है, हालात में ठीक है। शैला रज़ा साहिबा, आपका पॉइंट आ गया। और शेख रशीद साहब ने ये बयान दिया है, शेख रशीद साहब बयान दिया है कि इमरान खान को अगर ये गवर्नमेंट जो है वो गिरफ्तार करती है तो इनको बड़ा महंगा पड़ेगा। ये देखना होगा कि अगर वो गिरफ्तार कर लेते हैं तो फिर कितना महंगा पड़ेगा। इसी पर बात होगी एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। तो यावर बुखारी साहब, बड़ी बड़ी गिरफ्तारी हुई है इस मुल्क में, तो
जरदारी साहब गिरफ्तार हुए, मुल्क को कोई महंगा नहीं पड़ा। नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट भी गई, गिरफ्तार भी हुए, बेटी भी गिरफ्तार हुई, शहबाज शरीफ भी गिरफ्तार हुए, हमजा भी गिरफ्तार हुए, सब गिरफ्तार हुए, लेकिन बहुत महंगा नहीं पड़ा। लेकिन शेख रशीद साहब क्यों ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब को गिरफ्तार कर लिया तो इस गवर्नमेंट को बड़ा महंगा पड़ेगा? देखें, भुट्टो साहब को नाजायज़ फांसी दी गई, जुडिशल मर्डर किया गया, मुल्क को महंगा नहीं पड़ा। क्यों नहीं पड़ा? क्योंकि उस टाइम पे अवेयरनेस नहीं थी। अभी अगर इमरान खान को जिन बातों के ऊपर ये कह रहे हैं, ये तो सरासर नाइंसाफ़ी होगी। एक वो हज़रत अली अलैहिस्सलाम का कॉल है ना, कुफ्र का निज़ाम चल सकता है, बग़ैर अदल के निज़ाम नहीं चल सकता। देखें, अभी हर कोई देख रहा है कि कौन सा इदारा क्या कर रहा है, हर किसी की नज़र है, एक माइक्रोस्कोप के साथ हर कोई देख रहा है ना कि जुडिशरी क्या कर रही है, इस्टेब्लिशमेंट क्या कर रही है, ब्यूरोक्रेसी क्या कर रही है, मीडिया क्या कर रहा है, सियासतदान क्या कर रहे हैं। हम लोग बैठ के मिसाल के तौर पे कहीं इमरान खान साहब गलत हैं और कानून तोड़ें तो उनके खिलाफ बाकायदा कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, जरदारी साहब की ज़बान ना पीटीआई ने काटी, ना उनको 11 साल पीटीआई ने जेल में रहा। उनके खिलाफ जो नून ने मुकदमे बनाए हमारे दौर में, अगर वो अंदर और बाहर हुए और वो बिल्कुल चल भी नहीं सकते थे और अभी बगैर छड़ी के चलते हैं, बिल्कुल हट्टे कट्टे शाबाश बेहतरीन A1 चल रहे हैं, तो ये सारे जितने थे बीमार थे, अभी सारे एक बार हशाश बशाश है। ये लोग वो कहते थे कि शहबाज शरीफ ने कहा था कि मैं जरदारी तेरी करप्शन, तू अली बाबा 40 चोर है, तू ये सारी बातें इन्होंने की ना, हमने तो नहीं की थी। हम तो कहते हैं ये लोग सारे चोर हैं, लेकिन उन्होंने की और फिर जाके हाथ में लाया। अगर वो भूल गए एक दूसरे के बयानात, आप क्यों याद अभी सुन रहे ना, मैं इसलिए कि भाई अपनी हकीकत ना भूलो। एक बात, जरदारी साहब ने जब बोला कि जब जनरल्स का नाम लेके बोला, नाम नहीं लिया लेकिन ओहदा लेके बोला कि मैं तुम्हारी ईंट से ईंट बजा दूंगा, उन्होंने किसी मुशर्रफ का नाम लिया था, उन्होंने जियाउल हक का नाम लिया था, उन्होंने अयूब खान का नाम लिया था, उन्होंने किसका नाम लिया था, किसकी तरफ वो मकसूद था? ये बात कोई भूल गया? ईंट से ईंट बजा दूंगा, क्या करूंगा? ईंट से ईंट कैसे बजाते हैं? ईंट उठा के सर फाड़ देते हैं, बंदे को मार देते हैं। तो ये धमकी नहीं है कत्ल की, ये धमकी नहीं है बगावत की, ये क्या है? ये चीजें वो है कि याद रखनी चाहिए। दूसरी बात, देखिए अभी हमारा मसला ये है कि अभी हम लोग क्योंकि सिंध में इमरान खान साहब घुस चुके हैं, सिंध में पीपल्स पार्टी को जो सबसे बड़ा इशू बना हुआ है कि सिंध की आवाम इमरान खान को जिस तरीके से पजीराई दे रही है, अभी पीपल्स पार्टी को प्रॉब्लम यह कि हमारा स्ट्रॉन्ग होल्ड खतरे में पड़ गया। शैला रज़ा साहिबा वो कह रहे हैं कि सिंध की आवाम में इमरान खान साहब की बड़ी पजीराई है, सखर भी गए हैं और वहाँ पर सैलाब मुतासरीन से भी मुलाकातें कर रहे हैं, उनके साथ खाने भी खा रहे हैं। अब जो इनसिक्योरिटी है वो पीपल्स पार्टी के लिए है, क्योंकि पंजाब में तो जो होना था वो तो हो गया, अब सिंध की बारी है। कोई खतरा आपको? देखिए, इनसिक्योरिटी अगर इस मुल्क में इस वक्त किसी को है तो वो इमरान साहब को है। पूरा जो है पाकिस्तान इस वक्त वो फिक्र कर रहा है कि हमारे पास हमेशा सियासत का मौका रहता है। इस वक्त सिंध में जो तबाही है वो पाकिस्तान की तारीख में इतनी बड़ी तबाही नहीं आई। KP के डैम टूटे, बलूचिस्तान का पानी, वहाँ के शिगाफ पड़े, डैम टूटे, सब हमारे यहाँ आया है। हमारा कोई डैम नहीं टूटा है, ओवरफ्लो हुए और वो हम उसे देख रहे हैं। और बारिश भी हमारे यहाँ जितनी बताई गई थी उससे कहीं ज्यादा हुई है। हम सब काम कर रहे हैं, अपने लोगों में मौजूद हैं। जो जलसे कर रहा है, जो अपनी बात कर रहा है, वो इमरान कर रहा है। असल जो बात है, देखें जो बात कह रही हूँ कि अगर हमने मुशर्रफ को, जरदारी साहब ने, और हमने कहा हम बाबांगे दगल अब भी कहते हैं और कहते रहेंगे हर उस शख्स को जिसने शब खून मारा जमहूरियत पर, लेकिन मुहिब्बे वतन ना कहना, मुहिब्बे वतन आने वाले उन आर्मी चीफ्स को कहना जिन्होंने अभी एज आर्मी चीफ परफॉर्म नहीं किया कि वो आया अपने हद से आगे जाएंगे, क्या करेंगे, इसका नाजायज फायदा उठाएंगे। देखिए, आप एकदम मेरी बात में बोलते प्लीज, एक तो पहले ही मुझे बात देर हो जाती है। एक आर्मी चीफ ने अपने ओहदे का गलत फायदा उठाया, मार्शल्ला लगा दिया, और वो आर्मी चीफ जो अभी लाइन में हैं वो आएंगे, उनको मैं कैसे जज करूं कि वो मुहिब्बे वतन नहीं होंगे, वो तगड़े नहीं होंगे अगर हमने लगाया। आप बुखारी साहब सोच समझ के बात करें। जिस मुशर्रफ को ललकारा गया उसने क्या किया? उसने अपनी लाइन क्रॉस की। लेकिन मैं फिर भी नहीं कहूंगी
कि उसने हमारे साथ जो किया उससे मुल्क को नुकसान जरूर हुआ, लेकिन उसने किसी दूसरे मुल्क के साथ जिसको हम कहें कि हुब्बुल वतनी नहीं दिखाई और पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया। मैं वो नहीं कहूंगी, क्योंकि हर दौर में न्यूक्लियर प्रोग्राम आगे बढ़ा है। दूसरी बात जो है वो मैं ये कहूंगी कि जो ये शेख रशीद ये कह रहा है कि महंगा पड़ेगा, तो मैं उसको ये बताना चाहती हूं कि ये वो इमरान है जो कि खुलफाए राशिदीन की मिसाल देता है कि एक कुर्ते के बारे में भी कहना पड़ा। तो अगर कोई गलत बात है और उसके लिए पूछा जाएगा तो क्या महंगा पड़ेगा? हाँ, महंगा पड़ा जुल्फकार अली भुट्टो। तो शैला रज़ा साहिबा, क्या आप समझते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये समझती है कि इमरान खान को उनकी इस पीक पे गिरफ्तार किया जा सकता है और आप उसकी हामी हैं? मैं ऐसी बातों में नहीं हूं। मैं ये बताना चाहती हूं कि महंगा पड़ा जुल्फकार अली भुट्टो जिसके जनाजे में 100 लोग भी नहीं थे। महंगी पड़ी बेनजीर भुट्टो जिसको बेदर्दी से मार दिया गया था। कि आपके पास दुनिया में जब उसका बेटा ही खड़ा हुआ तो आपकी वजारत खारजा को पता चला है दुनिया को कि खारजा पॉलिसी क्या है इस वक्त पाकिस्तान की और किस तरह से मदद आ रही है। वो टेलीथॉन जिसमें आपने सिर्फ 1 अरब रुपए जमा कर सके, वो आपको पता चल गया कि ये भुट्टो का नवासा जब बैठेगा तो क्या होगा। तो मैं आपको ये कहना चाहती हूं कि इंसाफ होना चाहिए। जो इमरान बात करते हैं, तो अब अगर इंसाफ हो रहा है तो धमकी मत दो कि फलाना महंगा पड़ेगा, उसकी मकबूलियत बहुत है। ठीक हो गया जी, आपका पॉइंट आ गया। यही बात गिरफ्तार। यहाँ पर हम कुछ मईशत की भी बात करना चाहेंगे कि गवर्नमेंट तो यही कह रही थी, एक अरसे से हमें यही कहती आ रही थी कि बस कुछ ही दिनों की बात है, कुछ ही हफ्तों कुछ महीनों की बात है। जैसे ही IMF का मुआहिदा हो जाएगा तो डॉलर भी मुस्तहकम हो जाएगा और महंगाई भी कम हो जाएगी, सब कुछ बहुत बेहतर हो जाएगा। लेकिन नहीं हुआ। महंगाई पिछले 50 साल की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर है। इसी मामले पर मज़ीद भी बात करेंगे। अतर काज़मी साहब से उनका पॉइंट ऑफ व्यू लेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। गवर्नमेंट ने एक मरतबा फिर से बिजली की कीमतों में इजाफा कर दिया है। एक जानिब रिलीफ दिया जाता है और दूसरे हाथ से वही पैसे वापस खींच लिए जाते हैं। तो अतर काज़मी साहब, IMF का प्रोग्राम बहाल भी हो गया और कुछ इमदाद भी अब हमें मिल रही है, लेकिन आवाम तक वो रिलीफ ट्रिकल डाउन इफेक्ट उसका नहीं पहुंच पा रहा। महंगाई अपने अरूज पर है। क्या वजह लगती है आपको और कितना इंतजार करना पड़ेगा आवाम को? ऑब्वियसली देखिए, आप इसमें तो सिर्फ अभी तो आप बिजली का जिक्र आपने किया, इसके साथ साथ आप गैस भी तकरीबन 53% महंगी होगी इस डील के नतीजे में। तो इतनी जल्दी तो मुझे तो नहीं लगता कि आवाम को इसका रिलीफ मिलेगा। वो लोग हैं जो कम बिजली खर्च करते हैं या कम गैस खर्च करते हैं, हो सकता है हुकूमत उनके लिए कोई पैकेज वगैरह इंट्रोड्यूस करवाए। लेकिन देखिए, प्रायोरिटी आपको देखनी पड़ेगी ना कि हुकूमत की तरजीहात क्या हैं। जिस दिन ये लोग आए थे, जब ये आने वाले थे, अगर आप पीछे देख लें, बिलावल साहब ने भी महंगाई के हवाले से मार्च किया, मरियम बीबी भी उस पर बात करती थी। लेकिन जब ये लोग आए तो सबसे पहले महंगाई को कंट्रोल करने के लिए क्या कोई कानून साजी की गई, कोई ऐसा रिलीफ पैकेज लाया गया? नहीं। सबसे पहले क्या चीज आई? नैब के कानून में तब्दीली हुई, उसके साथ साथ ओवरसीज पाकिस्तानियों से वोट का हक छीना गया, EVM के हवाले से कानून साजी हुई, और वो जो स्टेट बैंक के हवाले से कानून था जो IMF की वजह से पिछली हुकूमत ने ये लोग कहते थे कि पास किया था और उसको गद्दारी करार दिया था, उस कानून को नहीं तब्दील किया। अभी तक वो कानून वहीं पे है जिसके हवाले से ये बार बार कहते थे कि स्टेट बैंक को गिरवी रख दिया। ऑन रिकॉर्ड है। पीपल्स पार्टी, नून लीग, PDM की तमाम क़यादत अब ये क्यों नहीं उस कानून को चेंज कर रहे? तो अतर कानून साहब, PDM की जमातों ने तो ये कहा था कि जैसे ही मुल्क संभलेगा हम इस इलेक्शंस करवा देंगे, महंगाई थोड़ी कम करके इलेक्शंस करवा देंगे, मईशत ठीक हो के इलेक्शंस की तरफ जाएंगे। लेकिन मुझे तो नहीं लगता कि ये जा रहे हैं इलेक्शंस की तरफ या इरादा रखते हैं अब। देखिए, वो मुल्क संभलने से उनका मतलब था कि जब हम थोड़े से संभलेंगे हमें थोड़ी सा रिलीफ मिलेगा। उन्होंने एक दूसरे को काफी रिलीफ दी है। इलेक्शंस में शुरू में इरादा हो सकता है इनका हो कि हम जाएंगे इलेक्शन में, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अभी किसी कतन भी ये लोग तैयार होंगे इलेक्शंस में जाने के लिए, इसलिए कि इलेक्शंस में जाएंगे तो जो नतीजा होगा वो आपको भी पता और मुझे भी पता। और ये कितना बड़ा अलमिया है, कितना बड़ा अलमिया है कि आज भुट्टो की जमात, आज मियां साहब की जमात, आज बाचा खान की जमात, ये सारे मिल के भी डर रहे हैं कि एक जमात से ये इलेक्शन लड़ें। ठीक है जी, पूछ लेते हैं शैला रज़ा साहिबा, वाकई डर रहे हैं आप लोग? मैं समझती हूँ कि अतर काज़मी साहब को ये समझना चाहिए कि भुट्टो की जमात में भुट्टो की बेटी 16 मेंबर्स के साथ लीडर ऑफ द ऑपोजिशन थी। आज इमरान जो है उसके पास इतने MNA, डरता वो है, ठीक है,
जो कुछ अगर पंजाब के इलेक्शन में उनकी 20 सीटों में से उन्होंने 15 निकालनी है और कम वोट लिए, उसको आप खुश हैं, तो वो नून लीग के अपने मसाइल थे, लेकिन ऐसे हालात नहीं है। दूसरी बात यह है कि IMF की चार्जशीट अब पूरी ज़बानें ज़्यादा आम है। जब मैं भी कहती थी उस वक्त भी PTI के लोग बात करते थे, हम यही कहते थे कि ये IMF की वेबसाइट पे माहिदा है कि आपने माहिदा किया फरवरी में, आपने सितंबर में यकीन दहानी कराई, माहिदे पे दस्तखत जो इंपोर्टेड गवर्नर था उसने किए और वजीर खजाना ने किए, और नवंबर से आपको पेट्रोलियम लेवी पर 4 रुपए से लेकर पहले 30 और उसके बाद 50 तक आपने लेवी बढ़ानी थी, वो नहीं बढ़ाई। सेल्स टैक्स आपको इंटरनेशनल लेवल पे लाना था 17%, आपने वो खत्म कर दिया। बिजली के चार्जेस आपको बढ़ाने थे, आपने उल्टा उनको 5 रुपए कम कर दिया। आपको जो है वो मशरूबात मीठे जो थे उन आपको फूड सब्सिडी नहीं देनी थी, आपने दी। यह आपका माहिदा था जिसको आपने 7 महीने लेट किया था, और ये वो माहिदा था जिसको आप ही के वजीर खजाना ने कहा था कि इंतहाई सख्त है, पीपल्स पार्टी ने ऐसा नहीं किया था। ये आपकी माशी पॉलिसी थी जिसको आपके वजीर खजाना ने कहा था हुकूमत जाने के बाद कि 3 साल 8 महीने कोई माशी पॉलिसी नहीं थी। प्लीज आप लोगों की बात लेते हैं, मैं तो टू द पॉइंट बात कर रही हूँ। आपने वो पूरी नहीं की, हमने कोई नया तो माहिदा नहीं किया है, हमने उसको रिव्यू कराया और हमें वो पूरा करना है, हमें वो पूरा करना है जो आपने मायदा किया। भाई ये कौम से किए हुए वादे नहीं है कि खान साहब यू टर्न ले ले, ये स्टेट के साथ एक मायदा है, तो ये करना होगा। कहा है IMF ने कि 1 साल यानी कि माली साल 23-24 में जाके रिलीफ मिलेगा, क्योंकि आपने मायदा पूरा नहीं किया, आपको मायदे की पूरी करनी पड़ेगी। और जाहिर है कि इस वक्त जो सैलाब की सूरत हाल है, सिर्फ एक पार्टी पागल बनी जलसे कर रही है, वरना सारी तो रिलीफ में लगी हुई है और अपने जलसे में अपनी कुर्सी पे वजीर आजम लिखवा रही है। किसी को इस वक्त होश नहीं है जो पाकिस्तान में इस वक्त सैलाब की सूरत हाल है। सक्खर में तो कहा गया कि आप आए क्यों, आपने दिया क्या सिंध को, अब तक आप आए कैसे? बड़े खुश हैं कि मैं सक्खर गया था, चंद बिठा के लोग। ठीक है शरा साहिबा, आपका पॉइंट मुझे पता है। बुखारी साहब आप कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन यहाँ पर लेनी है हमें छोटी सी ब्रेक, हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। तो बुखारी साहब, शैला रज़ा साहिबा के इल्ज़ामात भी आपने सुन लिए और उन्होंने ये भी बता दिया कि IMF ने भी जो चार्जशीट किया वो आपकी गवर्नमेंट को किया कि आपकी गवर्नमेंट की जो नाकिस पॉलिसियाँ थी उसकी वजह से मईशत का बेड़ा गर्क हो गया। देखिए, सबसे बड़ा इशू ये कि ये लोगों ने इतनी दफ़ा ये बात की और आवाम को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की। IMF को मुआहदा निकाल के दिखा दे कि कहाँ पे खान साहब ने क्या एग्री किया था। एक बात IMF की हमने जो बात नहीं मानी है वो पेट्रोल प्राइस इंक्रीज़ करने में खान साहब ने उसके बजाय सब्सिडी दी 10 रुपए की पेट्रोल पे और 5 रुपए की बिजली पे, और वो कहाँ से पूरी करनी थी? वो पैसा पाकिस्तान ने देना था, PSDP के जो प्रोग्राम से उनको स्लो करना था और पंजाब का और KP का सरप्लस उसके अंदर डालना था ताकि आवाम को रिलीफ मिले, हमें IMF की तरफ ना जाना पड़े। जहाँ तक बात है इन लोगों के लीडरान की, ये पूरी की पूरी PDM बैठ जाए जिसमें बिलावल भी और जरदारी भी बड़ा और दोनों शरीफ भी और मौलाना भी सारे बैठ जाए, टेलीथॉन करके पैसा जमा करें। ये जो कहते हैं ना कि बिलावल ने वो फॉरेन मिनिस्ट्री में जब से आए कि टेलीथॉन में जितना आपने दावा 3 अरब आ चुका है, 3 अरब आ चुके हैं, 3 अरब आ चुके हैं, नहीं इकट्ठे हुए 3 अरब आ चुके हैं, और उसके लिए इन लोगों को चाहिए जो बैंक अकाउंट हमने दिए थे उसी के थ्रू चेक कर ले, उसी की। हालांकि स्टेट बैंक ने जबरदस्त तरीके से मुखालफत की है और मैं स्टेट बैंक को कह रहा हूं आपका ये काम नहीं है भाई, आपका काम है कि पैसा मुल्क पे आने दे, लोगों को, इन गरीबों को, सैलाब ज़दगान को जाएगा। स्टेट बैंक ये कर रहा है और ये फेडरल गवर्नमेंट के कहने पे कर रहा है, बैंक ऑफ पंजाब ने की है। ये ज्यादतियां ना करें खुदा का वास्ते, स्टेट बैंक की गलत डायरेक्शन। एक चीज सिर्फ छोटी सी, ये बिजली जो महंगी हो रही है, महंगी हुई क्यों है? आप ये तो पता करें इसका रूट कॉज क्या है। रूट कॉज ये कि इन लोगों ने कमीशन के चक्कर के अंदर महंगे बिजली घर पाकिस्तान में सेकंड हैंड लेके आए और उसके अंदर पैसा कमाया। जरदारी साहब ने शुरू किया और अंत शहबाज शरीफ ने किया। पॉइंट आ गया आपका। अतर काज़मी साहब, साबित क्या किया आपने? अतर काज़मी साहब किसकी माने किसकी ना माने? अब अब्बासी साहब पे क्या साबित किया जेल में रख के? शैला रज़ा साहिबा, अतर काज़मी साहब के बाद मैं आपके पास आता हूँ। जी अतर साहब। नहीं, अगर शैला साहिबा कुछ कहना चाहती तो प्लीज कह ले, मैं उसके बाद बोले, कोई इशू नहीं। ले जी। नहीं, मैं बाद में कहूंगी, दो का जवाब देना होता है और बीच में टोकते भी हैं एंकर साहब। मेरा ख्याल है अतर काज़मी साहब आप ही बात पूरी कर लें। जी, अच्छा, आपका क्वेश्चन क्या था? आप दोबारा प्लीज अगर रिपीट कर सकें। मैं तो ये समझने से कासिर हूं, कौन ठीक कह रहा है कौन गलत कह रहा है, किसकी माने फिर हम? अब देखिए,
अब हर सियासी जमात का अपना सियासी बयानिया होता है, वो कुछ मुकदमा अपना पेश करते हैं, मीडिया पे भी पेश करते हैं, अवाम के सामने भी पेश करते हैं। जमहूरियत में यही होता है। ऑल्दो कि इस वक्त तो वैसे पाकिस्तान के अंदर हम इस्लामाबाद प्योंगयांग बन चुका है, नॉर्थ कोरिया बन चुका है, किसी के ऊपर हंसते हुए भी डर लगता है। अब तो किसी भी हुकूमती शख्सियत के साथ बैठे हो तो यकीन मानिए कि डर लगता है कि ये ना हो कि हंसने के ऊपर गिरफ्तार करवा दें, जिस तरह अता तारड़ साहब ने 4 लड़कों को इस्लामाबाद में करवा दिया। अब ये कौन सही है कौन गलत है, ना मैं फैसला कर सकता हूं, ना आप जैसा कोई सहाफी फैसला कर सकता है। ये अवाम का जो कलेक्टिव विजडम होता है वो ये फैसला करता है, और वो ये फैसला करता है जमहूरियत में बैलेट बॉक्स के जरिए। कल जब ये लोग जाएंगे इलेक्शंस में, जो ये अवाम समझेगी कि जिसका बयानिया ठीक है या जिसने बेहतर काम किए हैं, वो उसको वोट दे देंगे और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे अलमिया ये है कि जमहूरियत के दावेदार जो हैं वो कहते हैं सब कुछ कर लेंगे, इलेक्शन में नहीं जाएंगे। यही तो मसला है, जिस दिन इलेक्शन में गए ये बुरानी कैफियत खत्म हो जाएगी। जी शैला साहिबा जी। पहली बात यह है कि जमहूरियत के दावेदार तो इलेक्शन पे ही यकीन रखते हैं। हाँ, वो लोग जिनके लिए जो है वजीर अदलिया ने ये कहा, जिनको कहा जाता है, मैं नहीं कहती हूँ, दूसरे कहते हैं कि इनकी नैपियां बदली जाती थी, वो जो है वो वही चाहते हैं कि या तो इलेक्शन उनकी मर्जी का हो वरना वो डस्का मचा देंगे। इलेक्शन अपने टाइम पे होगा, घबराएं नहीं। हमने जो अभी सिंध में इलेक्शन कराए हैं उसमें किसी पे ये बात नहीं हो सकी है कि बेईमानी हुई है, ठीक है। दूसरी बात ये है कि देखिए, थोड़ी देर पहले यावर बुखारी ने पहले वाले में बात की थी कि जरदारी साहब को सजा उन मुकदमे में हुई, उसमें गई। बात ये नहीं है। बात यह है कि जिसने भी अपने दौर में झूठे मुकदमे बनाए, असल बात यह है कि जो झूठ हुआ है वो झूठ खुल जाता है। आप ये क्यों घबरा रहे हैं कि अगर इनको पकड़ा गया तो ये होगा? देखिए, तरीका तो यही रहा है कि जरदारी साहब को आपने कभी सिंध में समाज भी नहीं होने दी, वो नहीं घबराए, आए, उन्होंने हर चीज कहनी। आपको तो जमानत मिल जाती है, उनको तो जमानत जब तक पेश नहीं होते थे नहीं मिलती थी। फरियाल साहिबा को आपने चांद रात पे पता नहीं किस मुकदमे के तहत जेल भेजा, तो घबराएं नहीं। शैला साहिबा सिर्फ इलेक्शन का बता दें, इलेक्शन क्यों नहीं करवा रहे? अब क्यों नहीं हो सकते? बात यह है कि आप इंसाफ की राह में रोड़े न डालें फजूल बयान। कराची का रिजल्ट देख लेना, आपके सामने बाई इलेक्शन का 13 जमातें इकट्ठी थी और हम फिर भी जीत गए। अभी तो इलेक्शन नहीं हो रहे, उन्होंने बता दिया है। अब क्या करेंगे आप? नहीं, वो नहीं हो रहे तो हम तो करवाएंगे, हम एजुटेशन की तरफ चले जाएंगे। इलेक्शन हमने इनसे करवाने हैं। एजुटेशन से क्या मुराद है आपके? जलाओ गिराव करेंगे? नहीं, जलाओ गिराव में तो हम बिलीव नहीं करते हैं, सियासी हम लोग हैं। हम सिर्फ ये कि इनका रहना मुश्किल कर देंगे और इनको बताएंगे। ये क्यों डर क्यों है कि जो पंजाब का रिजल्ट था और जो अभी कराची का रिजल्ट है, अभी 9 इलेक्शन खान साहब लड़ लें, इनको डर ये कि 9 के 9 जीत गए तो होगा क्या हमारे साथ? पूरा इनका बयानिया इनके सर पे आके लगेगा और ये उल्टे गिरेंगे, और जो एक्सपेक्टेड है कि इनके साथ होनी बहुत बुरी है। ठीक है जी, देखते हैं कि किसके साथ बुरी होती है, किसके साथ अच्छी होती है। इलेक्शंस कौन जीता है कौन हारता है, इसका फैसला यकीनन अवाम ने करना है और वो अपने वोट के जरिए करना है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।